Today we are talking about a new topic. Put down the heading hydrogen spectrum. Kindly cover up the part that we did till now so that हम टेस्ट ले सके। अच्छा, क्योंकि मैंने सैटरडे को आपकी क्लास ली थी, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं तो टेस्ट पेंडिंग हो जाते हैं भैया। आप लोगों में से बहुतों ने तो पहले के टेस्ट ही कवर नहीं करे हैं। कोई नहीं, अब चलिए मुझे तो आगे बढ़ना है एंड आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू, या फिर आपके पेरेंट्स तक कॉल पहुंच जाएगी। दूसरी बात एक ये है बेटा, इस थर्सडे को आई टेक अ टेस्ट, दैट इज क्योंकि वो सैटरडे का टेस्ट कॉम्पनसेट करना है इस वजह से। तो लेकिन हम टॉपिक बहुत लो रखेंगे, मतलब काफी कम रखेंगे, हम बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं रखेंगे। और वो जो टॉपिक्स होंगे थर्सडे को जो आपका टेस्ट होगा, दैट विल बी लाइक मैंने क्वांटम्स का लिया था बस टेस्ट, ठीक है। तो अब जो आपका टेस्ट होगा दैट विल बी एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोस्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यहां से शुरू होगा। फिर एक ब्लैक बॉडी और एक होगा प्लैंक्स कांस्टेंट का टेस्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इन तीन टॉपिक्स का टेस्ट है। एक तो ईएम वेव्स, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो होता है उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स थे और उसकी जो थ्योरी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का टेस्ट होगा थर्सडे को। फिर हमारा संडे को टेस्ट होगा, सैटरडे को टेस्ट नहीं है, फिर संडे को होगा। दैट विल बी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द स्पेक्ट्रा दैट वी डिड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अभी चलेगा, उसके बाद उसका टेस्ट होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट डू वी मीन बाय, बेटा प्लीज जरा जल्दी आ जाओ बच्चे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अगर हम बात करते हैं, नो लिसन, व्हेन हाइड्रोजन गैस at low pressure is taken in a discharge tube on passing electric current, or we can say electric discharge, light so emitted is examined with a spectroscope so the emission so obtained is called emission spectrum. इनका मतलब ये है बेटा, हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ली, उस हाइड्रोजन गैस को हमने जलाया, जैसे अपनी साधारण भाषा में हम बोलते हैं किसी चीज को जलाना, तो उसके अंदर से क्या निकलते हैं? रेडिएशंस, यानी किसी चीज को इग्नाइट कर देना, तो उससे क्या निकले? रेडिएशन। अब वो रेडिएशंस यहाँ से निकले, हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहाँ पे करा। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब साधारण लैंग्वेज में बोलूं तो आप समझिए स्पार्क, चिंगारी सी दे देनी। तो और गैस को लो प्रेशर पे रखा जाता है, ऐसे पे क्या होता है, गैस फौरन से फौरन एक्साइट, मतलब फौरन से फौरन वो उस इग्निशन को एक्सेप्ट कर लेती है और जलना शुरू हो जाती है और अपने अंदर से रेडिएशंस बाहर एमिट करती है। अब ये जो रेडिएशंस आए, ये इस प्रिज्म पर डले, और प्रिज्म पर डलने के बाद यहां से हमें फाइनली एमिशंस मिलने लगे। अब वो जो एमिशंस मिले उसको हमने बोला एमिशन स्पेक्ट्रा मिला। प्रिज्म के डालने के बाद प्रिज्म के अंदर हमने उसे और बारीकी से एग्जामिन किया, तो हमें वहां पे मिले कि उसके कुछ व्हाट डू वी से एमिशंस मिलने लगे। अब वो एमिशंस को मैं थोड़ा कलरफुल लाइन से आपके सामने दिखा रही हूँ, जस्ट वॉच इट आउट। जैसे मान लो ऐसे, इस तरीके के बेटा हमें रंग बिरंगे एमिशंस यहाँ पे मिलने शुरू हो गए। मैं बहुत कलर स्पेसिफिक नहीं हो रही, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि हम मल्टीपल कलर्स में हमें एमिशंस मिलने शुरू हो गए। इसे हम कहते हैं इस डायग्राम के हिसाब से। और अगर हम, मैं कहूँ इसको आपने मैम ऑब्टेन कहाँ किया, तो हम कहेंगे या तो स्पेक्ट्रोग्राम बना लिया इसका, एज आई टोल्ड यू कलर्स का एक बैंड डायग्राम सा बना लेना, कौन कौन से कलर्स मिले उसको हम कहते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज
एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्या किया, हाइड्रोजन गैस ली, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इलेक्ट्रिक स्पार्क उसके अंदर लगाया, गैस ने लो प्रेशर पे उस स्पार्क को फौरन एक्सेप्ट करते हुए रेडिएशंस बाहर निकालने शुरू करे। उन रेडिएशंस को हमने प्रिज्म के थ्रू पास किया, थोड़ा कलरफुल बैंड हमें यहाँ देखने को मिला, और हमने उस कलरफुल बैंड को यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की तरह डिक्लेयर कर दिया। अब अगर मैं आपको ट्रूली दिखाऊं तो ये दिखते कैसे हैं, ये जो आपको कलरफुल दिख रहा है ना, ये इस बैंड पे दिखता कैसे, जरा मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर वो क्लियर करना चाहूंगी, जरा एक में देखना बेटा। ये बताओ, मैंने आपको सिखा रखा है, कोई भी रीजन होता है, मे आई इफ यू ऑल डन विद दिस, ओके, आर यू, सेकेंड पॉइंट एक में मुझे बताओ, इफ यू पीपल रिमेंबर VIBGYOR, व्हाट यू कॉल दिस एज बेटा? वेरी गुड, यू कॉल दिस एज विजिबल रीजन। बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं, दैट इज ट्रू। अब ये आपको पता है, ये विजिबल रीजन का पैकेज है जैसे हमारे पास, और अगर मैं इसे थोड़ा फ्लैट करके यहाँ पे लिखूं, कैन आई राइट VIBGYOR? ओके, रेड के आगे आता है बेटा इंफ्रारेड रीजन, और इससे पहले आता है अल्ट्रा वायलेट रीजन। हम लोग नहीं देख सकते, बट यस एनिमल्स कैन, ठीक है, वो लोग देख सकते हैं अल्ट्रा वायलेट। और इंफ्रारेड रीजन के आगे भी एक रीजन होता है, फार इंफ्रारेड रीजन, यानी रीजन्स की बेटा कोई एंडिंग नहीं है। गॉट इट डियर? फार इंफ्रारेड रीजन। अब ये जो कलर्स आए, ये वाले जो कलर्स आए, मैम ये कौन से रीजन पे गए, ये हम कैसे करें? तो ये इस फिल्म के थ्रू, ये एक फिल्म होती है बेटा, इसके अंदर इसकी पिक्चर खींच ली गई। वो पिक्चर कैसे दिखती है, आई एम शोइंग यू दैट, ठीक है। फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कौन से रीजन में हमें क्या दिखा। तो लेट्स गो ऑन, जरा एक में देखिएगा आप, एंड आई चेंज द पेज ऑल्सो, मतलब आई कम टू दैट पेज अगेन। एक में जरा ध्यान से देखो, ये वो फिल्म है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हमें देखने को मिली, उसका एमिशन स्पेक्ट्रम देखने को मिला। अब वो कैसे देखने को मिला, जैसे आप यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पतली पतली लाइनें मिली, लेट्स से, जैसे यहाँ पे एक लाइन ये मिली, फिर हमारे पास जैसे वो ग्रीन कलर था तो एक लाइन मान लो जैसे ये मिली, अब जैसे वो पिंक कलर भी दिख रहा था तो मान लो एक लाइन हमें ये ऐसे मिली, और बारीक बारीक पता नहीं कितनी मल्टीपल लाइनें मिलती चली गई। और बीच में क्या था इन सब लाइनों के बेटा, इन सब लाइनों के बीच में था पूरा ब्लैक रीजन, पूरा, मतलब मैं कर नहीं पा रही क्योंकि आप समझो पूरा इस तरीके से ना ब्लैक होता होता ऐसे दिख रहा था। यानी या तो आप ऐसे कह लो, एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप है, उसके ऊपर आपको तीन रंग बिरंगी लाइनें दिख रही, ठीक है। अच्छा, जब लाइनें दिखती हैं इस स्पेक्ट्रम का नाम हम फिर क्या लेते हैं, व्हेन लाइंस आर ऑब्टेन माय डियर? वेरी गुड, लाइन स्पेक्ट्रम। एंड आई टोल्ड यू बेटा, ये जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ये हर एक एलिमेंट का अपने आप में स्पेसिफिक होता है, जो किसी दूसरे के साथ कभी भी कॉमन नहीं हो सकता। तो ये तीनों लाइनें किसने दी, किसके स्पेक्ट्रम से ऑब्टेन हुई, ऐसी बात कर रही हूं मैं, जस्ट फॉर जनरल। आप कहोगे मैम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से मिली। अब अगर आप कहो मैम क्या कोई और गैस जब मैं लूंगी या लूंगा तो क्या तब भी ऐसी स्पेक्ट्रम आएगा? स्पेक्ट्रम तो आएगा, मगर ये लाइनें आएंगी ऐसा नहीं होगा, कोई और लाइनें आएंगी। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ठीक है, तो हमें इस तरीके से बेटा समझ ले, सारे ब्लैक पोर्शन के अंदर ऐसे ये लाइनें मिली। अब क्योंकि ये लाइनों को हम देख पा रहे हैं, इन लाइनों को हम देख पा रहे हैं, तो ये लाइनें आती हैं कौन से रीजन के अंदर? विजिबल रीजन के अंदर, ठीक है। ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया बाल्मर ने, सबसे पहले ऑब्जर्व किया बाल्मर ने, तो उन्होंने अपने इस विजिबल स्पेक्ट्रम का नाम, उनके नाम पे पड़ गया बाल्मर सीरीज। क्या पड़ गया बेटा नाम? बाल्मर सीरीज। तो ये याद रखिएगा। अभी मैं फिलहाल ये बेटा ब्लैक ब्लैक मैंने जो बनाया है, मैं इसकी जगह सिर्फ बी लिख दूंगी, ठीक है आपको, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन ये है कि आप पहले इस चीज के ऊपर ही कंसंट्रेट करें। तो इसलिए मैं आपसे चाह रही हूं कि आप ये ध्यान रखें, यहां पर हर जगह वी हैव ब्लैक पैचेस, बी मतलब ब्लैक पैचेस, आई थिंक सो आपको याद रहेगा, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया बाल्मर सीरीज। हु ऑब्जर्व्ड इट? बाल्मर फर्स्ट। तो अगर हम इसको बोले, ये जो हमारे पास है, तो आप कहोगे मैम सिर्फ यही कलर आए? नहीं, वायलेट भी दिखता है, ब्लू भी दिखता है, ग्रीन भी दिखा, रेड भी दिखा, बहुत सारे कलर्स दिखे। तो मैं सारे नहीं बना रही, मैं छोटी सी आपसे बात कर रही हूँ, जो भी कलर दिखे जिसे आप विजिबल रीजन में बात करते हो
वो विजिबल रीजन को हम लोग क्या कहेंगे आज से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर? बाल्मर सीरीज। गॉट इट बेटा, समझ में आई बात? नाउ टॉकिंग ऑन फर्दर, क्या मैम सिर्फ बाल्मर सीरीज में ही कलर्स मिलते हैं और किसी में कलर्स नहीं मिले? आई वुड से नहीं बेटा, हो सकता है मिले हो, लेकिन मैं देख नहीं सकती, मैं इंफ्रारेड रीजन पे नहीं जा सकती। आई कांट गो टू द अल्ट्रा वायलेट रीजन, क्योंकि हमारी आंखें उनके लिए नहीं बनी। तो यस वी कांट सी दैट। तो हम अब ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो कलर्स आए ये विजिबल रीजन के हैं। विबग्योर, यस द विजिबल रीजन बेटा, वही बात आप सही कह रहे हो, दैट इज विबग्योर रीजन के हैं। अब वो कितने भी आए हो, अब हम काउंटिंग पे नहीं, हमें 3 4 5 6 गिनती नहीं करनी, बस याद रखना है कि जो भी कलर हम देख पा रहे हैं वो विबग्योर रीजन का है, क्योंकि हम इतना ही देख सकते हैं। और उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया बाल्मर में, एंड सो द नेम गोस बाल्मर सीरीज। रेड के ऊपर बेटा इंफ्रारेड, सी द सेकेंड पार्ट, मैंने ऐसे बोला है। रेड के आगे आ गया इंफ्रारेड, या आप इधर बना लो, रेड के ऊपर इंफ्रारेड, और वायलेट के नीचे, वायलेट के नीचे, वायलेट के और नीचे, मतलब यहां पर आ गया आपके पास अल्ट्रा वायलेट। जैसे भी चाहे बना लो, हॉरिजॉन्टल करके या कैसे भी करते, दैट्स योर वे ऑफ डूइंग। अब बात करते हैं कि इन रीजन्स में मैम क्या एक ही रीजन ऑब्जर्व हुआ दैट वाज विजिबल रीजन, क्या और किसी रीजन की बात नहीं हुई? नहीं बेटा, हुई, पक्का हुई इन सब की बातें। अब जरा उनकी बात करते हैं। हमने पढ़ा बाल्मर सीरीज, राइट? अब होता क्या है, बाल्मर सीरीज के अलावा भी यहाँ पे हमारे पास, जैसे अगर मैं मान लू दिस रीजन लाइज इन VIBGYOR, ये विबग्योर रीजन है, तो कहना है लेबल दिस एज, बेटा दिस इज हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन, बोलो। एंड व्हाट कैन आई नेम दिस एज? वेरी गुड, दैट इज इंफ्रारेड रीजन। एंड इंफ्रारेड के भी आगे भी आप लोग जानते हो, वेरी गुड, दैट इज फार इंफ्रारेड रीजन, राइट? फार इंफ्रारेड रीजन। Now, there were lines, but not, might be not colorful, might be dark in lines, might be जो भी है। पता है हम कलर से नहीं पहचानते, हम वेवलेंथ से पहचानते हैं कौन सा कलर है। ठीक है, मुझे क्या पता, बस ग्रीन आ रहा है तो ग्रीन पक्का ग्रीन, हर ग्रीन तो कोई भी एलिमेंट निकाल सकता है कलर। बात है उसकी वेवलेंथ मैच करो। वो वेवलेंथ अगर हीलियम की जो है वो हाइड्रोजन के साथ कॉमन नहीं होगी, दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है, ऐसी हमें लाइनें बेटा मान लो अल्ट्रावायलेट में भी मिली, और आगे हमें यहाँ पे इंफ्रारेड में भी मिली, ऐसे बहुत सारी लाइनें हमें यहाँ पे मिलनी शुरू हुई। तो अब हमने क्या किया, जो अल्ट्रावायलेट में जो हमें मिली उसका नाम रखा गया लाइमन सीरीज बेटा, दैट इज लाइमन सीरीज, क्योंकि लाइमन ने उन सीरीज को अल्ट्रावायलेट रीजन में सबसे पहले ढूंढा, तो उनके नाम पर नाम पड़ गया लाइमन सीरीज। समझ में आ गई बात? फिर आगे पढ़ते हैं, लाइमन के बाद बाल्मर की खोज हुई, बाल्मर ने अपनी बात कही। फिर इंफ्रारेड रीजन के अंदर अगर हम चलें तो अब आते हैं पाश्चन सीरीज, ये पाश्चन ने ऑब्जर्व किया। फिर एक ब्रैकेट नाम के आए, उन्होंने इंफ्रारेड में और सारी सीरीज को ऑब्जर्व किया, तो हमने उसे बोला ब्रैकेट सीरीज। फिर एक और आए फुंड, डोंट कॉल दिस एज पुफुंड पिफुंड, ठीक है, इट इज फुंड, पी साइलेंट होता है, ठीक है, फुंड सीरीज। ये तीनों सीरीज बेटा इंफ्रारेड रीजन की है। फिर फार इंफ्रारेड में हमारे पास एक आए हम्फ्री सीरीज। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने जिन जिन रीजनों में लाइनों की खोज करी, तो हमने उन लाइनों की खोज कर उनके नाम पर ही उन रीजन्स का नाम रख दिया। गॉट इट? हमने क्या रखा, सॉरी उन्होंने रखा। ठीक है, तो लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड एंड हम्फ्री सीरीज। समझ गए ना बेटा? ऐसे ही लाइनें होंगी, देखो, तो ये हो गई पाश्चन सीरीज, ऐसे यहाँ पे लाइनें आई होंगी, ये हो गई ब्रैकेट, फिर ये वाली लाइनें आई होंगी, ये हो गई फुंड, फिर यहाँ पे एक्सट्रीम पे जाके कुछ लाइनें दिख रही होंगी, वो हो गई हम्फ्री सीरीज। इस तरह से लाइनें दिखती गई और सीरीज के नाम पढ़ते गए। मैम इसके आगे माइट भी हुआ हो, अब तक खोज हो भी चुकी हो, मगर हमारी बुक में कॉम्पिटिशन तक का यहाँ का लिमिटेशन है, इसके आगे की बात नहीं करनी, और ना ही लाइमन से पीछे की बात करनी, मतलब अल्ट्रा वायलेट से पीछे की नहीं, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड के आगे की नहीं। ओके,
अब इसी चीज को बेटा हम लोग क्योंकि लाइनें ऑब्टेन कर रहे हैं तो वी आर सेइंग दिस इज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। अब बात करते हैं मैम ये लाइनें बनती क्यों हैं, स्पेक्ट्रम बनता है तो स्पेक्ट्रम बनता क्यों है मैम, रेडिएशन बाहर निकले, ठीक है मैम समझ गए, प्रिज्म के थ्रू पास किया, फोटोग्राफ खींची, एंड सो वी आर एबल टू ऑब्टेन so why are we going to like why are we obtaining such spectrum, what's the reason behind it, एटम में ऐसा क्या होता है कि स्पेक्ट्रम्स बनते हैं, इज दैट क्लियर, जरा उसके बारे में बात करते हैं। Okay, now the fourth point here, listen to me carefully। देखो चलो पहले ऐसे सिखाती हूँ, ये कॉपी मत करना बेटा, जो कॉपी करने को कहूँ वो कॉपी करना, एक पे सुनो। ये रहा न्यूक्लियस, ऑल ऑफ यू अवेयर, ये पहला हो गया के शेल, एल शेल, एम शेल, और फिर आगे आगे ऐसे चलते हुए हमारे पास आ गए एन शेल। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेसेस होने चाहिए। इस वक्त मैं ड्राइंग पे अपने कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही, मेरा फोकस ये है कि पहले आप कॉन्सेप्ट समझें। ओके, अब होता क्या है बेटा कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जब वो अपने शेल के अंदर होता है, जो आप के एल एम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं बचपन से, ठीक है, आप पढ़ते हैं के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप उसे उसके ऑर्बिट पे सीट करके रख देते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर है, ठीक, आपने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, आपने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, हुआ क्या, आपने इस एटम को एनर्जी दी, किसी भी सोर्स में दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी की बात करें मैम, आपने यहां का एनर्जी दी, क्यों, मैंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास नहीं किया था, मैंने जलाया नहीं, मैंने जलाया तभी तो रेडिएशन बाहर निकला, तो वो जो तुम जलाने पर जो एनर्जी देते हो मैं उसकी बात कर रही हूँ, गॉट इट डियर। अब जब तुमने एनर्जी दी, वो एनर्जी कौन पी रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पी लेते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पी लेते हैं बेटा, तो इनके दिमाग आउट हो जाते हैं, ये सोचते हैं अरे हम अपने इतने छोटे से शेल पर क्यों रहे, हम भी ऊंचाई की तरफ जाएंगे, हम भी हायर एनर्जी ऑर्बिट्स की तरफ जाएंगे, तो व्हाट डू दे से कि हम एक्साइटेड हो चुके हैं, नाउ दे हैव बिकम एक्साइटेड, वो इतने एक्साइटेड हो गए क्योंकि अब उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने लगी, और वो एनर्जी को लेके बेटा ऊपर की ओर जाने लग जाते हैं, ऊपर के शेल्स की ओर जाने लगते हैं। ऐसी एल वाले इलेक्ट्रॉन का भी दिमाग खराब होता है, वो क्या करता है, मुझे एनर्जी मिल गई, मैं भी ऊपर जाऊंगा, मैं भी और ज्यादा शेल्स की तरफ जाऊंगा, ऐसी एम ऐसी एन, ये सब ऊपर की तरफ बेटा एक्साइट होकर जाने पड़ते हैं। अब ये बताओ, कभी ना कभी तो ये एनर्जी सप्लाई हम बंद भी कर देंगे, जब ये एनर्जी सप्लाई बंद हो जाती है तो क्या होता है बेटा, इनके इलेक्ट्रॉन्स के दिमाग फिर डाउन आते हैं, ये कहते हैं अरे नहीं नहीं भाई अब तो हमारे पास एनर्जी बची ही नहीं, क्योंकि हायर ऑर्बिट तक चले तो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा इस चीज को ऐसे समझो, तुम्हारे पास कहीं से 1 करोड़ रुपए लगातार आ रहे हैं बैंक अकाउंट के अंदर, तुम सोचते हो चलो भाई आज हम, ऐसी मैं फेक कर रही हूँ मतलब बात, ठीक है, अब ये तुम्हारे दिमाग भी आउट हो गए, तुमने कहा चलो भाई लंदन सेटल हो जाते हैं, 1 करोड़ तो हर महीने आ रहे हैं, ठीक है, अब सोचो जो डाल रहा था 1 करोड़ रुपए वो सप्लाई बंद कर दे, तो वहां रहने के लिए उसी खर्चे को मेंटेन करने के लिए तुम्हें लगातार वो 1 करोड़ तो चाहिए ही, जिसके भरोसे आप जा रहे थे। अब जब वो सप्लाई बंद हो गई तो पैसा भी खत्म हो गया आना, तो अब लंदन के एक्सपेंसेस आप क्या बेयर कर पाएंगे, नहीं, तो तब आप क्या कहेंगे, लौट के बुद्धू घर को आए, तो आप अपने घर पे वापस आते हैं नहीं, वो इलेक्ट्रॉन की हालत है। इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट पे चला तो गया, जैसे मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर था, ये इधर पहुंच तो गया, मगर ये के एल एम एन एन पे रहने के लिए उसे उतनी एनर्जी चाहिए जितनी वो लेके गया था, उतनी उसे मेंटेन करनी है, मगर वो सप्लाई बंद हो गई, अब उस इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी नहीं मिल रही, तो क्या होगा बेटा, फिर वो उसके पास एनर्जी कम हो गई, कम एनर्जी के साथ वो वापस आता है। अब वो उसके बाद जो कम हो गई है एनर्जी, डिपेंड करता है कितनी कम हो गई, अगर इतनी बिल्कुल ही कम हो गई है मतलब ना के बराबर, तो फिर वो अपने के पे आएगा, नहीं कम हुई है उतनी तो हो सकता है वो एल पे आके रुक जाए, हो सकता है वो और नीचे इस आके रुक जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इट्स नॉट एग्जैक्टली कि बिल्कुल ही नीचे आएगा, हो सकता है थोड़ी बहुत एनर्जी उसके पास अब भी बची हो, तो वो के पे ना आकर एल पे आके रुक जाए या एम पे आके रुक जाए, दिस इज द स्टोरी लाइन, आर यू गेटिंग मी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऊंचाई से निचाई की तरफ आते हैं, और आई कैन से हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल की तरफ आते हैं, दे एमिट आउट रेडिएशन दैट वी कैप्चर इन द फॉर्म ऑफ
फाइन लाइंस, और उन्हें हम कहते हैं स्पेक्ट्रा बन गया या स्पेक्ट्रम बन गया। समझ में आई स्टोरी बेटा? आर यू गेटिंग मी? तो क्या होता है, जरा एक बार थोड़ी सी हम रफली अपने मन मन में बोलो जरा। इलेक्ट्रॉन्स को मैम हम एनर्जी सप्लाई करते हैं एटम्स की। इलेक्ट्रॉन्स उन एनर्जी को लेकर अपने शेल को छोड़कर हायर एनर्जी शेल्स के ऊपर एक्साइट होके चले जाते हैं। जब वो एनर्जी सप्लाई मैम बंद हो जाती है, देन दे ड्रॉप डाउन। जब वो वापस आते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज लेफ्ट टू देम, वो उसके हिसाब से नीचे वाले शेल के अंदर सेटल हो जाते हैं। एंड जब वो वापस आ रहे होते हैं तभी वो एनर्जी एमिट करते हैं, एनर्जी खर्च करते हैं। देख बेटा, ऊपर जाने में भी एनर्जी लगी। प्लीज लिसन टू मी, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। के शेल से मान लो वो एम तक गया, बीच में एल था एम था यहाँ पे, ठीक है। तो अब के शेल से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एम पे गया जाने में एनर्जी दी गई, ठीक है। तो एनर्जी खर्च होती है, इसे बोला कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने बताओ एब्जॉर्ब करी ऊपर जाने में या एमिट आउट करी, बताओ। एब्जॉर्ब करी। तो एब्जॉर्ब करने का भी एक स्पेक्ट्रम होता है जो हम लोग ने लास्ट टर्म पे पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गया, एनर्जी सप्लाई बंद हो गई, अब वो इलेक्ट्रॉन वापस आने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है उसके बाद इतनी एनर्जी बचे कि वो एल तक रुक जाए, और अगर नहीं बचेगी फिर वो के तक आएगा। डिपेंड करता है उसके पास जितनी एनर्जी है, उस एनर्जी के हिसाब से। जैसे उसके पास अगर E1 एनर्जी है तो वो के पर आएगा, उसके पास E2 एनर्जी है थोड़ी सी ज्यादा है तो वो एल पे टिक जाएगा, और अगर उसके पास उतनी एनर्जी मेंटेन्ड है तो वो E3 पे ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, E3 जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बिना सप्लाई के नहीं मिल सकती। इज दैट क्लियर? इसलिए वो लोअर पे आता है। तो अब देख बेटा, जब वापस आया, जाने के लिए एनर्जी चाहिए, वापस आने के लिए भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि खर्चा होता है। यहां से लंदन जाओगे टिकट लगेगा, यू हैव टू स्पेंड योर बग्स, राइट। तो लंदन से वापस आओगे तब भी तो पैसा लगेगा। जितने पैसे बचे उसके हिसाब से तो अपना स्टेशन डिसाइड करोगे। इजंट इट? समझ में आ गई बात? इंडिया वापस आने तक के अगर पैसे नहीं है तो कहीं बीच में रुकोगे। इज दैट क्लियर? यही इलेक्ट्रॉन की हालत है। तो वो खर्चा हो रहा है, खर्चा होने पे एमिट हो रहा है रेडिएशन। तो रेडिएशन जो एमिट हो रही है उससे बनता है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। समझ में आई बेटा? गेटिंग मी? और ऐसी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी बनता है, मगर हमारे कोर्स में एमिशन स्पेक्ट्रम। इज दैट क्लियर बच्चे? समझ में आ गई बात? अब बता, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, जैसे अब साफ सुथरा सा थोड़ा सा डायग्राम मैं एक मिनट बताती हूँ। ये के शेल में इलेक्ट्रॉन है, के से माना हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन एल तक गया, या हो सकता है अगर उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मिल जाती तो वो एल तक एम तक जाता, और ज्यादा मिल जाती हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन एन तक जाता। पॉसिबिलिटी तीन है। तो वापस आने की पॉसिबिलिटी भी क्या होगी मैम? हो सकता है जब वो वापस आना चाहे यहां पर रुक जाए, या मैम हो सकता है वो यहां रुक जाए, या मैम वो सीधे ही बॉटम पे आ जाए। आ गई मेरी बात समझ में? तो इसको हम क्या कह रहे हैं? ऊपर जाने वाले को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और नीचे आने वाले को एमिशन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा दोनों बनते हैं। इज इट क्लियर? और क्यों बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन की वजह से। फाइन। अब इस डायग्राम को ऐसे नहीं पढ़ा जाता, ये जो मैंने आपको ऐसे सिखाया है ऐसे नहीं बना जाता। हम इन ऑर्बिट्स को सीधा सीधा करके बनाएंगे। यानी आपको पता है के को हम क्या कहते हैं? जैसे ये के है, ये एल है, ये एम है। के को कहते हैं एन इक्वल्स टू 1, एल को कहते हैं एन इक्वल्स टू 2, एम को कहते हैं एन इक्वल्स टू 3। ठीक है। तो अब इनको बनाते हैं बेटा। कैसे? अब ये वाला डायग्राम बनाना, अब तो मेरी बात समझोगे। ये हमारे पास बना व्हाट वी से एज एन इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर बताओ एन इक्वल्स टू 2, एल एम एन ना बोल के ना, के एल एम एन ना बोल के एन इक्वल्स टू 1 एन इक्वल्स टू 2 बोलते हैं। फिर हम लोग यहाँ बोलेंगे एन इक्वल्स टू 3, एन इक्वल्स टू 4, एन इक्वल्स टू 5, एन इक्वल्स टू 6। मैम कितने बनाने हैं? कितना मन चाहे। क्या तुम्हें एन की लिमिट पता है? क्या तुम्हें एन की लिमिट पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो आई वुड गो टू एन इक्वल्स टू इंफिनिटी। और इसकी लाइन डॉटेड बनाना, आप समझदार हो। क्यों? इंफिनिटी देखी नहीं ना किसी ने, तो उसे डॉटेड बना दिया, सॉलिड लाइन नहीं बनाया। जो अनदेखी चीज है उसके लिए हम लोग बनाते हैं डॉटेड लाइन। अब हम बनाएंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। गॉट इट डियर? जो लाइमन बाल्मर पार्शन ब्रैकेट फुंड ने ऑब्जर्व किया, अब हम उसे बनाएंगे। सो माय डियर, एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब कि मैम इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट पर बैठा है और वापस आ रहा है लोअर ऑर्बिट्स पर।
या फिर हायर शेल से मैम लोअर शेल्स तक आ रहा है। दिस इज द वे यू शुड काउंटर योर सेल्फ बेटा। जब भी पढ़ो अपने आप को आंसर्स दो तो टॉपिक आपका सॉलिड हो जाएगा। ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन एट टाइम्स, जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो ये बातें भी आती हैं। मैम हमने तो पढ़ा है हाइड्रोजन के बाद एक इलेक्ट्रॉन होता है, और मैम अगर हम उसे के एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट भी करें तो के अंदर वो सिंगल बेचारा एक इलेक्ट्रॉन बैठा होगा। तो क्या मैम एक इलेक्ट्रॉन जो के वाला है जब एनर्जी पाता है तो वो एम पे गया, फिर एन पे गया, फिर वो ओ पे गया, समझ में आता है? फिर मैम आपने एनर्जी सप्लाई बंद कर दी, वो वापस आ रहा है। ठीक है, तो मैम इसमें इतनी सारी सीरीज कैसे बन गई? लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, फोन, इसमें कैसे बन गई? नाउ लेट मी बी क्लियर। मैंने एक हाइड्रोजन नहीं लिया, मैंने 1 मोल हाइड्रोजन गैस ली। ठीक है, मैंने क्या लिया है बेटा? 1 मोल हाइड्रोजन गैस लिए। 1 मोल हाइड्रोजन गैस यानी H2 के अंदर ही 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक एक H के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, तो H2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा एक H के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, तो H2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं कह रही हूं बेटा नहीं नहीं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो आप कहोगे मैम इंटू 6.022 10⁻23, इतने आपके होंगे। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, डोंट यू हैव अ बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ? मतलब आपके पास कलेक्टिवली कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सोचो वो एनर्जी पीते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं किसी ना किसी शेल पर, फिर वो वापस आते हैं। तो भाई अब तो डिपेंड करता है, पता नहीं किस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी पी है, कितनी उसके पास बची हुई है, वो कितने से वापस आ रहा है, कहां पे जाके ठहर रहा है। इसलिए इतने सारी सीरीज हमें यहाँ पे मिलती है। तो डू रिमेंबर, वी डोंट हैव 1 इलेक्ट्रॉन, वी हैव 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अवेलेबल, जिसके अंदर प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यू डोंट नीड टू राइट दिस, ये तुम्हारी समझ है बेटा, बस और कुछ नहीं। सो नाउ लेट्स कवर इट अप। चल बच्चे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा चुके हैं, अब हम तो कौन सा स्पेक्ट्रा बनाने वाले हैं? नॉट द एब्जॉर्प्शन वन, एमिशन स्पेक्ट्रा। दैट्स राइट, वंडरफुल। तो बेटा अब वो नीचे आ गए। ठीक है, अब नीचे आने का तरीका देखो। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन जिस भी लेवल पे था, 1 2 3 4 5 6 शुरुआत में, उसने एनर्जी ली और पहुंच गया। कहां पहुंचा हमें नहीं पता। ठीक है, वापस आ रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं सबके सब n = 1 पे आ रहे हैं। तो हम ऐसे कहेंगे, ठीक है मैम, एक इलेक्ट्रॉन 2 पे था, 2 से 1 पे आया है। वो 3 पे गया था, 3 से 1 पे आया है मैम। 4 से 1 पे आया। ऐसे अपने आप को आंसर करो बच्चे। 5 से आया, 6 से आया, 7 से आया, ऐसे। और हो सकता है मैम पता नहीं कौन से लेवल पे, तो मैं ऐसे बना दूंगी इंफिनिटी से आया। पता नहीं किस शेल पर है, मुझे पता ही नहीं, बस वो आ रहा है वापस। मगर कॉमन पॉइंट क्या है? आ कहाँ रहे हैं कि n = 1 पर आ रहे हैं। गॉट इट बेटा, समझ में आई बात? ऐसी मैम हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं मैम 1 पे ना आके सारे, मतलब हो सकता है कोई 2 पे आ रहा हो। भाई 3 वाला 2 पे आ रहा हो, 4 वाला 2 पे आ रहा हो, 5 वाला 2 पे आ रहा हो। हम तो पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं। 6 से 2 पे आ रहा हो, 7 से 2 पे आ रहा हो सकता है इंफिनिटी से आ रहा हो। समझ गए? अच्छा, हो सकता है सबके सब इस पे आ रहे हो, 3 पर आ रहे हो, 4 से 3 पर, 5 से 3 पर, 6 से 3 पर, 7 से 3 पर, या इंफिनिटी से 3 पर। हो सकता है 4 पे आ रहे हो, 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, और उसके आगे भी। हो सकता है यहाँ पे 5 पे आ रहे हो, तो इस तरह से। Ravi Kumar Samas computer. इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आ गई बात? इस तरह से ये लेवल चल रहा है। सो नाउ लेट्स वर्क ऑन इट। अब जरा सुनो, ये जो पहली सीरीज थी, ये आई बेटा, ये जो हमने यहां लिखी है, ये आई हमारी अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर, यूवी रीजन के अंदर ऑब्जर्व हुई। किसने यूवी रीजन में सीरीज को खोजा था? नाम ढूंढो। लाइमन, एक्सीलेंट, लाइमन सीरीज। ये है विजिबल रीजन की सीरीज बेटा।
एंड यू नो द नाम, यू नो द नेम, सॉरी, बाल्मर सीरीज, दैट्स राइट, लिख लीजिए। आपको ये पढ़ना है बच्चे, ये डायग्राम पढ़ना है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, ये सारे के सारे इंफ्रारेड रीजन्स, नाम आपको पता है, वो लिख दीजिए, पाश्चन, ब्रैकेट, और ये है फोन सीरीज। और ये कौन सा रीजन है, प्लीज हेल्प मी आउट। वेरी गुड, फार इंफ्रारेड। कौन है यहाँ पर, हम्फ्री सीरीज, राइट। आई एम राइटिंग इट हियर, आपके पास जगह हो आप लिख लीजिएगा। तो द पॉइंट इज, अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 पर आते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 पर आता है तो यू आर टॉकिंग अबाउट द बाल्मर सीरीज। 3 पे आता है तो पाश्चन, 4 पे आता है तो ब्रैकेट, 5 पे आता है तो फोन, 6 पे आता है तो हम्फ्री। मैन व्हाट अबाउट अगर 7 पे आता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने का, पहली बात तो, क्योंकि उन ऐसी सीरीज का नाम हमें नहीं पता, और माइट भी वो सीरीज कोई हो, हमें नहीं करनी। इज दैट क्लियर डियर, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, अब न्यूमेरिकल्स की, मतलब ये हमारा मेन डायग्राम है। अगर मैं थर्ड के बाद बात करूं, थर्ड इस वाले को आपने ड्रॉ किया है, उसके बाद आप सीधे इसे ड्रॉ कीजिए। बाकी सारी थ्योरी है जो आपको पता होना चाहिए, उससे ये डायग्राम बना कैसे। मैंने ये गोल गोल चक्कर ही बनाए हैं बेटा, जो होते हैं KMLN, मगर हमने उन्हें हॉरिजॉन्टली फ्लैट प्लेस पर बनाए हैं। दूसरी बात, हमने वही ब्रैकेट से लेकर हम्फ्री तक का रिप्रेजेंटेशन किया है, अल्ट्रावायलेट रीजन से लेकर फार इंफ्रारेड रीजन तक। अब जरा आगे की बात में आए, नाम लिखिएगा बेटा जरा प्लीज एक बार और, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैश्चिन, ब्रैकेट, हुंड, एंड वन मोर, हम्फ्री। कई बार हम्फ्री सीरीज ना स्कूल्स में कराया नहीं जाता, ओके, तो डोंट यू वरी, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसे जानकर तुम लोग सोचो कि हमने तो एक चीज एक्स्ट्रा जान ली, हम तो पता नहीं क्या हो गए। ऐसी कोई बड़ी चीज भी नहीं है बेटा, ठीक है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। हमारे पास अब एक फॉर्मूला होगा जिसके ऊपर हमें इनका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। हाउ, मैं बताती हूँ आपको। देखो, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आता है, हमने तो एरोस से बना दिया, बट ये एरोस नहीं है, दीज आर अगेन रेडिएशंस। और जब भी इलेक्ट्रॉन बेटा ट्रैवल करता है, वेव के रूप में ट्रैवल करता है। यानी आप देखो, ये लाइन ऐसे रही होगी, देखो प्लीज, ऐसे, ये ऐसे। अब ये जो वेव है तो वेवलेंथ होगी। एनीथिंग दैट परफॉर्म्स अ वेव मोशन इज एसोसिएटेड विद सर्टेन थिंग्स लाइक वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, इजंट इट देयर? वो सारी चीजें यहाँ पे भी एसोसिएटेड है। लेकिन हमें सिर्फ इस रेडिएशन की वेवलेंथ के लिए रिडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दिया, वेवलेंथ और वेव नंबर के लिए। एंड व्हाट्स द फॉर्मूला बेटा, जरा उसे देखना। पहले एक में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दिस इज नोन एज वेव नंबर। व्हाट इज इट? वेव नंबर, which is equal to actually 1 upon lambda। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मैंने पढ़ाना शुरू किए थे तभी हमने ये चीज पढ़ी थी, वेव नंबर दैट इज इक्वल टू 1 by lambda। इसका फॉर्मूला है 109,677 1 upon n1 स्क्वायर माइनस 1 upon n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज अ कांस्टेंट, और इसे हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, RH से इसे डिनोट करते हैं, RH। इस चीज को RH से हम डिनोट करते हैं। Got it dear? क्या नंबर है? 109,677। नाउ प्लीज लिसन टू मी कूलली, जरा मेरी बात सुनो। 10 क्या होता है? 10। 10 से एक नंबर कम, या 10 से पहले आता है 9। 9 को उलट दो, ये 9 है, और ऐसे लिख दो तो 6। 6 के बाद 7। 7, that's it, isn't it learned? I think so। एक बार दोबारा करें, चलो जल्दी से बोलो, पहला नंबर 10। 10 से एक कम 9। 9 को पलटो, और 6 को बाद, 6 के बाद 7। 7, ठीक है।
और बेटा 109,677 you have to memorize it, it's important. 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square centimeter inverse. We have a long way to move with this formula, but पहले जरा बेसिक बात करें. ओके, अब जरा देखो ये n1 n2 क्या है मैम. ठीक है, ये तो समझ में आ गया. 109,677 एक कांस्टेंट है. n1 स्क्वायर और n2 क्या है, अभी बात करते हैं. ये क्या है, वेव नंबर. लैम्डा क्या है, वेवलेंथ. हमेशा ध्यान रखना n2 इज ग्रेटर देन n1. हमेशा ध्यान रखना n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n1. अगर छोटा रखा है तो तुम्हारी गलती है, उसे सही करो. इज दैट क्लियर? तो जरा यहाँ पे बात करें. n1 क्या होते हैं बता बच्चे. n1 है जिस सीरीज का नाम तुमने किस वजह से उस सीरीज को रखा है. आप कहोगे मैम डिस्कवरर के ऊपर, लेकिन हर एक सीरीज की अपनी एक खासियत है. जो 1 पे लैंड करेंगे उनको लाइमन कह रहे हो, ये n1 है. जो 2 पे लैंड करेंगे उसे तुम बाल्मर कह रहे हो, तो ये n1 ऑफ बाल्मर सीरीज है. यानी इफ आई से, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ. 1 2 3 4 5 6. This is the number for n1 when we go to the when we go in a systematic order from Lyman to Humphrey. नामों को ऊपर नीचे मत कर देना. लाइमन के बाद याद करो बाल्मर, फिर पाश्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड, फिर हम्फ्री. अगर ऊपर नीचे कर दिया बेटा तो नंबर अलग हो जाएगा. इस दैट क्लियर? और नंबर अलग नहीं कर सकते. व्हाट अबाउट n2 हायर देन n1? भाई इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आएगा, या 3 से 1 पे आएगा, या 4 से 1 पे आएगा, या 5 पे 1 से आएगा, भैया चलता चला जाएगा इंफिनिटी तक. इजंट इट? बोलो. इसी लाइन को तो लिखा है बेटा. देख, 2 से 1 पे आया, 3 से 1 पे आया, 4 से 1 पे आया, 5 पे 1 से आया, 6 से 1 पे आया, पता नहीं कहां से आया. तो वो सारे हायर नंबर्स आर n2. डिपेंड करता है, वो लोग बताएंगे आपको कौन से नंबर से आपको कौन से नंबर तक का वेव नंबर निकालना है. तब हम n1 n2 को यहां से सिलेक्ट करेंगे. भाई n1 जैसे लाइमन सीरीज के लिए वो कहें, बताओ फर्स्ट लाइन से. फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन बनी जब n1 आपके पास 1 तो रहेगा ही, n2 आपके पास 2 है. फर्स्ट लाइन तो यही हुई ना बेटा, जब इधर से इधर आया. बोलो. ऐसे करके पूछेंगे तो वो तुम्हें अपने आप बता देंगे कि कौन सा नंबर चुनना है, बस तुम्हें नंबर्स याद करने. समझ गए? चलो अब तुम समझदार हो. ये तो 2 हो गया. बताओ n2 क्या होगा. 3 4 5 6 और ऐसे चलते चलते इंफिनिटी तक. समझ गए? 3 से बड़ा ही होगा. अब पाश्चन में भी तो 4 5 6 7 सो ऑन. 5 6 7, आप 8 9 10 जो चाहे लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने आगे का तो पूछेंगे भी नहीं. 5 से है तो 6 से आएगा इलेक्ट्रॉन, 7 से आएगा, 8 पे आएगा. भाई ऑब्वियसली हायर से लोअर पे आएगा ना. इधर से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये याद रखना. ओके. अब बताओ 6 के आगे 7 8 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. तो n1 n2 क्या हुए, शेल्स. n1 n2 क्या हुए, शेल्स. और क्या हुए, ये और थोड़ी है कुछ जो हमने सीधे सीधे बना दिए लाइनों की तरह. तो लिख लीजिए बेटा n1 एंड n2 ये दोनों होते हैं हमारे पास शेल्स और ऑर्बिट्स. ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बेटा रिप्लाई जरूर किया कीजिए. इट वुड हेल्प मी कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं. अब लर्निंग कम है, समझना ज्यादा है. राइट? अब मतलब न्यूमेरिकल चैप्टर है ना ये ज्यादा, तो इसमें लर्निंग कम होती है. पता नहीं आपका, मुझे इंटरेस्ट नहीं पता. लाइक आई यूज टू लव दोस चैप्टर्स इन माय साइंसेज एंड ऑल ऑफ माय 3 साइंसेज बिकॉज आई हैव पीसीएमबी. मेरे पास मैथ्स और बायो दोनों थे. तो आई यूज टू बी वेरी रिलैक्स एट दैट टाइम, जब बायो से हटकर मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स में लगता था. अब तो न्यूमेरिकल्स ही हैं यार, चलो लर्निंग नहीं. और लर्न करना मुझे सबसे बोरिंग लगता है. बट व्हाट आई फील लाइक इज maths is a relaxing subject at times whenever you are like tired or so. Instead, और ये ना एक ना हॉबी है. मैथ्स करना एक हॉबी होता है. करना है तो करना है मैम, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं. कहीं अटक गए तो रुक मत जाया करो, आगे के क्वेश्चन थोड़े देख लिया करो.
हाँ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो गलत कॉन्सेप्ट से अच्छा ये है सही कॉन्सेप्ट समझ के करो। बट मैथ्स को थोड़ा अपना ऐसा, और एक बात और बेटा, मैथ्स को करो तब करो जब कानों में ईयरफोन्स ना हुआ करें। ठीक है, म्यूजिक करते हुए आप कर रहे हैं, ओ माय गॉड आप इतने वेस्टर्नाइज क्यों हो रहे हैं बेटा। हम लोग अपने इंडियंस ही बहुत अच्छे हैं और हम बहुत अच्छा करके दिखाते हैं, उससे क्या होता है यार, मानो ना मानो कहीं ना कहीं ध्यान बढ़ जाता है। और केमिस्ट्री तो बिल्कुल मत कर देना ऐसे। हाँ, इफ दैट ईयरफोन्स यू आर होल्डिंग ऑन उसमें मेरी आवाज चल रही है तो अलग बात है, अदरवाइज बाकी और जगह नहीं। ओके, चलो नो लेट्स वर्क ऑन इट। अब जरा इसकी बात करते हैं। ये जो फॉर्मूला हमें दिया, अब इसी के बारे को, इसी चीज को, इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट नाउ, दिस इज द फोर्थ वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट। इसे कहते हैं बेटा रिडबर्ग फॉर्मूला। ओके, रिडबर्ग फॉर्मूला डिनोटेड बाय द सिंबल दैट इज वेव नंबर v, ऐसे करके न्यू करके बाद, विच इज एक्चुअली 1/लैम्डा। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अभी मैं सारी चीज आपकी क्लियर करती हूँ, जस्ट वेट फॉर मी। अब होता क्या है बेटा, देख, लैम्डा अगर तुमने सेंटीमीटर में लिया है तो वेव नंबर होता है 1/लैम्डा, तो यानी सेंटीमीटर इनवर्स ही तो हुआ फॉर्मूला, मतलब यूनिट। इसलिए मैंने इसके आगे लिखा था, इफ यू रिमेंबर, मैंने यहाँ लिख दिया था सेंटीमीटर इनवर्स। पहले मैं बता रही हूँ आया कहां से, हो क्या रहा है। फिर आपको मैम हमने आर लिखा, हाँ उसकी वैल्यू आपको याद है 109,677, राइट। अब मैम आपने ये जेड क्या लगा दिया, जेड इज द एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता, इसलिए मैंने यहां पर एक्चुअली 1 स्क्वायर था तो मतलब 1 ही था, इसलिए फॉर्मूला ऐसे बन। आगे बात समझ में। हम किसकी स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, सो फार हमने अभी तक किसके स्पेक्ट्रम की बात की, आज में हाइड्रोजन की, तो उसके एटॉमिक नंबर की बात करी, उसी को ये लगाया। आया समझ में बच्चे, ठीक है। तो मैम प्रॉब्लम क्या है, फिर तो हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं। व्हाई आर यू टीचिंग दिस लॉन्ग फॉर्मूला, जेड की रिक्वायरमेंट ही क्या है जब हाइड्रोजन के लिए ही पढ़ना है। सबसे पहली बात, हम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए पढ़ेंगे, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अब जरा बात कर ले, मैंने एक बार पहले भी पढ़ाया होगा आपको, लेकिन चलिए एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल वी हैव लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 3। ये जो फॉर्मूला है लिथियम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यू हैव लर्न दिस, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसके अंदर फिलहाल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। अगर मैं लिख दूं बेटा Li2+, Li2+, तो इसका मतलब आप कहोगे मैम 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन हट गए, तो कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा। तो अब तो ये हाइड्रोजन जैसी स्पीसी बन गई है, 1 इलेक्ट्रॉन वाली, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसी यार। तो तब क्या कर सकते हो, Li2+ के लिए ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। आर के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, मगर जेड के ऊपर तो असर पड़ेगा ना। तुम हाइड्रोजन के लिए 1 रखते हो, लिथियम के लिए तो 3 रखना पड़ेगा, लिथियम आयन के लिए, नॉट फॉर लिथियम, लिथियम आयन के लिए तुम्हें 3 रखना पड़ेगा। समझ में आई बात आप सबको मेरी, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ओके, और ये तो आपको पता ही है बेटा, N2 इज ग्रेटर देन N1। लिख लीजिएगा, एनर्जी शेल्स है। अच्छा, क्या हीलियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नो, बट व्हाट अबाउट हीलियम आयन, यस। एटॉमिक नंबर 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा, क्या हुआ इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हट गया, 2 - 1 दैट मेक्स इट 1। या लिख लेना बेटा 3 - 2, कोई बच्चा भूल सकता है तो पता होना चाहिए कैसे हुआ ये, एक इलेक्ट्रॉन आ कैसे रहे हैं मैम, ठीक है।
जैसे एक क्वेश्चन मतलब आया था ऐसी कभी बहुत पहले, यूरेनियम होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 92, जरा इसका हाइड्रोजन लाइक स्पीसी बनाओ। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है बस, बाकी सारे खर्च कर दो। 91 प्लस, व्हाट्स दैट, 91 प्लस। 91 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ही तो बचा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू, या 92 माइनस 91, दैट मेक्स इट 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब के सब बन गए आपके हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। एटॉमिक नंबर इन सब का डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिडबर्ग फॉर्मूला ऊपर वाला यूज करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट में आए, ये सब न्यूमेरिकल पॉइंट चलते जाएंगे बेटा, जितना इतना हम आगे बढ़ रहे हैं, जरा आप समझना। सपोज वो कहे कोई भी सीरीज का नाम लिख सकते हैं, मैं बाल्मर का लिख रही हूँ फिलहाल, वो कोई भी सीरीज के थ्रू आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। वो आपसे कहेंगे लोअर एनर्जी ट्रांजिशन, लोअर एनर्जी, लोएस्ट, आई सॉरी लोअर नहीं, लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन जिन भी दो शेल्स के बीच में हुआ बाल्मर सीरीज के, उनका वेव नंबर निकालो या उनका वेवलेंथ निकालो। ठीक है भाई, ठीक है, वेव नंबर आए या ये आए हम निकाल तो लेंगे, बट जब वो कहते हैं लोअर, लोएस्ट वाले पर, तो लोएस्ट का मतलब होता है, इसका मतलब यहाँ पे आप कहेंगे जो सबसे छोटा एरो होगा, आई मीन टू से दिस, ये वाला। ठीक है, बाल्मर सीरीज पे हूं मैं, इसका लोएस्ट ट्रांजिशन ये हुआ 3 से 2 का, तो आपको 3 या 2 ना देकर उन्होंने ऐसे पूछ लिया, तो यू नीड टू रिमेंबर N1 N2। भाई बाल्मर सीरीज के लिए N1 तो 2 ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता। N2 क्या हो गया, 3 से। और अगर कोई पूछे आपसे हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, कम ऑन बेटा प्लीज हेल्प मी आउट, N1 तो 2 ही रहेगा फॉर श्योर, तुम्हें सिर्फ N2 की मेहनत करनी है। सी द डायग्राम, वेरी गुड वेरी गुड, यू हैव ऑलरेडी रीच द पॉइंट एंड दैट इज मैम इंफिनिटी। यस डियर, दैट्स इंफिनिटी। समझ गए, तो यहां लिख लीजिएगा इंफिनिटी से। अब उसका लैम्डा पूछ रहे हैं या उसका वेव नंबर पूछ रहे हैं, वो तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही निकालेंगे। इज इट डन बेटा, समझ में आ गई? किसी भी सीरीज के बारे में पूछ सकते हैं, एनी सीरीज। नेक्स्ट करते हैं 7 पॉइंट पर। अब जरा देखो, एज वी नो द फॉर्मूला गोज वेव नंबर इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। नाउ सपोज, नाउ लिसन टू मी, द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द वेव नंबर। बेटा प्लीज मोबाइल्स वगैरह कोई नहीं, आई एम सॉरी। सोने से, नाउ लिसन टू मी, द प्रॉब्लम राइजेस, मैम क्या हर बार वेव नंबर, मान लो क्वेश्चन में सिर्फ लैम्डा मांगा है, क्या मैम हर बार वेव नंबर निकालें? हर बार इसे निकालेंगे पहले हम इसका आंसर इसके थ्रू निकालें, फिर मैम उसका रिवर्स करें, मतलब उसका रेसिप्रोकल करें, उसके बाद जाके हमारे पास आंसर आएगा, इजंट इट? तो ये कुछ करने में मतलब बेफालतू की मेहनत नहीं है। तो इन ऑर्डर टू रिलीज दिस पार्ट, हम थोड़ा सा यहाँ पे इजी करते हैं अपने यहाँ पे अपने कैलकुलेशंस को। लेट्स डू वन थिंग, व्हाट इज 1 अपॉन लैम्डा, दैट इज आर जेड स्क्वायर, और अगर मैं इसका वो ले लूं एलसीएम करके 1 n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, कैन आई राइट n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर? प्लीज हेल्प मी आउट, ऐसे कर सकते हैं। कैन आई से लैम्डा इक्वल्स टू, नाउ लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा की लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन आर जेड स्क्वायर, एंड देन आई कैन से ओवर हियर n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। बोलो ठीक है? अब आप कहोगे मैम ये 1 अपॉन आर, मैम आर की वैल्यू तो इतनी हैवी होती है, दैट इज 109677, इससे अच्छा तो हम यही करके फिर हम 1 अपॉन लैम्डा ही कर लें। नहीं, मैं आपको 1 अपॉन आर की वैल्यू दे दूंगी, 1 अपॉन आर की वैल्यू आप यहाँ पे लगाएंगे, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू बी 109677, वो उससे कम होती है, हम एम्स्ट्रॉम में लेकर चलेंगे, दैट इज 912 एम्स्ट्रॉम।
एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर ब्लो इन दिस पार्ट बेटा। आपके न्यूमेरिकल्स इतने इजी हो जाने वाले हैं इस वैल्यू को रख, और आप देखना आपके लिए कितना कन्वीनियंट होगा, क्योंकि हमें पता है ये जो 912 एंगस्ट्रॉम हमने लिखा है, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर्स, इजंट इट देयर? और -2 और लगा दो तो -10 आ जाएगा, मतलब मीटर्स में आ जाएगा, तो मैंने सेंटीमीटर्स में लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, हम अपना आंसर एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे और फाइनल आंसर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिख देंगे। ठीक है, तो अगर सिर्फ बेटा लैम्डा मांगा है बच्चे, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इतना बड़ा वो 109677 की बात मत लगाना, अनटिल एंड अनलेस n2 इंफिनिटी ना हो, n2 इंफिनिटी ना हो। आई विल टेल यू व्हाई। अगर तेरा n2 बच्चे सोच इंफिनिटी हुआ तो इंफिनिटी स्क्वायर रखना पड़ेगा, एंड नाउ व्हाट्स दैट? आप कहोगे मैम नॉट डिफाइंड, ठीक है, इजंट इट? आप कहोगे मैम हमें तो पता नहीं क्या होगा, मैं भी कह रही हूँ मुझे भी नहीं पता क्या होगा। उस केस में तो तुम ऐसे ही करना, क्योंकि तब क्वेश्चन वैसे इजी हो जाएगा। ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं, तब तो ऐसे ही रखना, देन डोंट चेंज इट इनटू लैम्डा, ये वाला पोर्शन। अगर आपसे लैम्डा मांगा गया है व्हेन वन ऑफ द लाइक ऑब्वियसली व्हेन n2 इज इंफिनिटी, तो ये ऐसे मत निकालना, तब तो ये 1/λ वाला फॉर्मूला ही रखकर आना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी बच्चे। इज इट क्लियर डियर? ठीक है, अब हेडिंग डालना बेटा एक लिमिटिंग लाइन, हेडिंग डालना लिमिटिंग लाइन, 8 इज लिमिटिंग लाइन पॉइंट। कभी कोई कहे कि बाल्मर सीरीज की लिमिटिंग लाइन का आंसर बताओ, कितना वेवलेंथ हुआ या कितना वेव नंबर आया, तो लिमिटिंग लाइन का मतलब समझो, व्हेन योर n1, बाल्मर सीरीज के लिए क्या होता है बच्चों? हाँ, ऑलवेज टू बच्चे, ऑलवेज टू, और n2 आपकी हो जाती है इंफिनिटी। दैट इज व्हाट वी कॉल एज इन लिमिटिंग लाइन। किसी भी सीरीज का लिमिटिंग लाइन का मतलब जब n2 आपकी इंफिनिटी हो जाए। अब वही मैं कह रही थी, उसके लैम्डा के लिए इस केस में ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना 1/r², क्योंकि आपको ये नहीं पता और ये हम फिर डिफाइन नहीं कर पाएंगे ये वाली चीज। डोंट यूज दिस फॉर्मूला, ओके, यूज 1/λ वाला ही। अच्छा, अब एक बात समझे, मैं बार बार जो लिखती हूँ n2 ग्रेटर देन n1, वाई? क्योंकि n2 में से के स्क्वायर में से n1 को माइनस होना है, n1 के स्क्वायर को, तो ऑब्वियसली बड़ा पहले आता है छोटा बाद में। वी हैव अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग, अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो उसका है कुछ ना कुछ जो लिंक लगा हुआ है। तब देखो कितना इजी हो जाएगा, 1/r, और सपोज r(z²) जो भी कुछ है, तो 1/n1² तो आप रख दोगे, और ये हो जाएगा 1/∞ का स्क्वायर। तो 1/∞ का स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड बेटा, हम उसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम उसको यहाँ पे हटा देंगे, तो यानी ये पोर्शन आपका सिर्फ इतना रह गया, 1/λ इक्वल्स टू r(z²) और अपॉन n1², बस इतना फॉर्मूला रह जाएगा। ठीक है, तो नाउ वी आर रेडी फॉर द न्यूमेरिकल्स दैट विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। आज यहीं तक रखेंगे, बस यहां तक आप प्लीज रिवाइज करके आना, सो दैट कल आपका बहुत स्विफ्टली हैंड चले बेटा जब हम न्यूमेरिकल्स करें, मतलब आउटपुट तुम्हारी तरफ से आना चाहिए। दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, आज यहीं तक रखते हैं बेटा, बाकी सब करेंगे कल। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज डू कम इन पर्सन, और आप उससे बात कर सकते हैं या फिर मोबाइल पर, या फिर आप कोई मैसेज या टेक्स्ट कर दीजिएगा, एंड आई रीड इट, विल आंसर यू। सो गुड बाय फॉर नाउ, फॉर द टाइम।